हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, साल का वही वक्त आ गया है। वापस गणतंत्र दिवस आने वाला है। कल गणतंत्र दिवस है। और हमेशा ये एक सवाल हमारे मन में रहता ही है कि गणतंत्र दिवस मनाया कैसे जाए। और मैं हाँ। कुछ वीडियोस देख रहा था सौरभ, उसमें भी क्या दिखाते हैं लोग स्कूल में कैसे मनाया जाए। और गणतंत्र दिवस में मतलब एक मिठाई मिल जाएगी, कुछ एक परेड हो जाएगी, ऐसा ही कुछ रहता है। तो और गणतंत्र दिवस कई बार तो स्वतंत्रता दिवस जैसा ही लगता है। तो हम्म। यही सवाल है आज का, गणतंत्र दिवस मनाया कैसे जाए? आपको क्या लगता है? हाँ, मैंने इस पे हम लोगों ने एक मुहिम भी शुरू की थी, सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। क्योंकि अगर आप आंख बंद करके किसी कोई आपको टाइम मशीन में किसी या 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जगा दे उस समारोह के बीच में, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप किस समारोह में। तो दोनों में लगता है एक जैसा ही, दोनों में हम आजादी की बात करते हैं वगैरह। लेकिन आजाद होने के बाद में हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे। गणतंत्र जो हमने चूज किया वो एक स्पेशल रास्ता था और वो बहुत स्पेशल है। हिंदुस्तान में सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। मतलब अब स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी मैं देख रहा था 1971 में औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला था। ठीक है। हम्म, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग भी देते, हम भी बोल सकते थे कुछ लोगों को देंगे, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को देंगे। बहुत सारे ये सब थे भी ना आइडियाज लोगों के बीच में। बहुत सारे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में आर्मी की इतनी भूमिका आ गई, हिंदुस्तान में नहीं आई। तो आजाद होना एक बात है, और आजाद होके हमारी आजादी ने क्या स्वरूप लिया वो अलग बात है, और उसको हमको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक मिसाल है पूरी दुनिया में कि हम किस तरीके का गणतंत्र बने। तो सबसे अच्छी चीज तो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने ये मुहिम तो बहुत पहले चालू की थी 2016 में, कि रिपब्लिक डे कैसे मनाएं। और उसमें एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बोली थी कि एटलीस्ट हर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हमको जो हमारे संविधान का मुखड़ा है उसे जरूर पढ़ना चाहिए, जो हम्म, प्रियम्बल है। तो हम्म, वो छोटा सा है एकदम, कोई भी पढ़ सकता है, और उसी में सारे मायने छुपे हैं हमारी रिपब्लिक के, आजादी, बराबरी, भाईचारा वगैरह, राइट। तो सब कुछ है उसके अंदर। और वो हमने डाला था, और उसके बाद बहुत खुशी हुई थी देख के, जब लोग एक तरह से कह रहे थे कि हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और आप उनसे चाहे एग्री करिए चाहे डिसएग्री, लेकिन जब ये सीए एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, तो लोगों ने सड़कों पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे संविधान का प्रियम्बल पढ़ा था। मुझे वो देख हम्म, के बहुत खुशी होती थी कि पहली बार इतने सार्वजनिक रूप में इतने सारे लोगों ने हिंदुस्तान का प्रियम्बल पढ़ना शुरू किया था। और मुझे लगता है ये कोई सिर्फ एक प्रोटेस्टर्स की चीज नहीं होनी चाहिए, हर हिंदुस्तान के नागरिक को ये चीज करनी चाहिए, और एक साथ करनी चाहिए। एक छोटी सी चीज तो कर सकते हैं, अगर आप कोई भी रिपब्लिक डे के समारोह में इन्वॉल्व हैं, या फिर अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वगैरह में हैं, तो प्रियम्बल तो छोटा सा होता है, उसका एक प्रिंट आउट लेके कम से कम जितने लोग आ रहे हैं उन सब में बांट दीजिए, और फिर एक साथ पढ़िए। वो लोग घर भी ले जा सकते हैं उसको बाद में। कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए हम उन शब्दों पे गौर करेंगे ज्यादा, और देखेंगे कि उनका क्या मायने हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सिंपल तरीका है संविधान को सेलिब्रेट करने का। और दूसरा हम अपने शो नोट्स में डाल सकते हैं। मतलब ये मेरे को लगता है ये मौका होना चाहिए सोचने का कि संविधान कैसे बना, क्यों बना, उस पर क्यों हमने किस तरीके की डिबेट्स करी। और हर तरीके की डिबेट हो चुकी है संविधान में। कोई हम लोग सोचते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। और किस किस तरीके की नहीं हुई कि चांद पे क्या राइट्स होने चाहिए, ये सब भी सोचिए। 1948 49 में लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही जबरदस्त डिस्कशंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इवन जो आजकल चलता रहता है, राइट्स वर्सेस ड्यूटी, कि भाई नागरिकों की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हक ही नहीं होने चाहिए। संविधान ने सिर्फ हक दे दिया, हमने 75 साल वेस्ट कर दिया। आपको क्या लगता है प्रणय, ये सब मतलब हम 75 साल बाद भी ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये अभी तक चल रहा है ये डिबेट, तो मुझे तो बहुत ही अटपटा सा लगता है। लेकिन हाँ। सौरभ, कहीं मुझे लगता है कि ये जो गणतंत्र शब्द है ये थोड़ा दूर हो गया है आम नागरिक से, क्योंकि हम लोग इसे इसकी परिभाषा भी कैसे देते हैं। आपने सुना ही हो, स्कूल में हम पढ़ते हैं। मैं यूट्यूब पर भी देख रहा था कि क्या वीडियोस आते हैं। व्हाट इज हम्म। रिपब्लिक डे, व्हाई इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। तो हम्म। वही जो घिसी पिटी बात हम लोग स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे कि Republic Day is a Republic Day where the Republic is a form of governance where the head of the state is not a monarch.
हाँ, मतलब जो हेड हम्म, ऑफ स्टेट है वो कोई वंशानुगत राजा नहीं है, बल्कि कोई और व्यक्ति है, राज प्रमुख, राष्ट्रपति जो भी बोल ले। तो ये मतलब एक आम नागरिक को लगेगा अभी तो कोई राजा नहीं होते ना, तो लोगों को हाँ लगता है क्या हाँ है ये? मतलब हाँ व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इससे क्या हाँ, महत्व? तो मुझे क्या लगता बड़ी है बात हो गई। हाँ, तो मुझे लगता है उस परिभाषा वहाँ से शुरू करनी चाहिए और लोगों को ये हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि गणतंत्र में सबसे बड़ा महत्व है कि जो है विधि का विधान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ, नॉट द हम्म रूल ऑफ मेन और अ ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन जो भी हो, है ना? हम्म तो हम्म वो हम्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि एक गणतंत्र के अंदर सबसे सर्वोपरि है जो हमारी विधि है, हमारे यहाँ पे स कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ जो है वो सबसे सर्वोपरि है और जो उसका पालन कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में है, जो हमारी जुडिशियरी है, वो सब भी उसके नीचे आते हैं। हाँ, तो हम्म वो उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो उनकी हम्म भी यही ज़िम्मेदारी है कि वो जो लिखा हुआ है हमारे विधि में विधान उसका पालन करें, उसको हमेशा बनाए रखें। तो ये मुझे लगता है ज़रूरी है समझाना क्योंकि नहीं तो सिर्फ़ राज प्रमुख कोई राजा नहीं है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और वो ये सब प्रिएम्बल में छुपा है, लेकिन हाँ, ये सब थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है। शुरू ही ऐसे होता है ना, वी द पीपल, हम भारत हुँ, के लोग देते हैं। तो वो जो हम भारत के लोग दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हम ही, एक तो है कि ये विधान है सबसे बड़ा, और वो विधान कहीं ऊपर से नहीं टपका है। हुँ, वो हम लोगों का बनाया हुआ विधान है और एक तरीके की स्वयंभू प्रक्रिया है। हुँ, हुँ, ये नहीं है कि हुँ, कोई हमको बोलेगा कि तुम अब ऐसे रहो और ये तुमको इस तरह से रहना चाहिए। ये हम लोगों हुँ, ने मिल कर के निश्चित किया कि हम इन इस तरह से रहना चाहते हैं, और हम, और ये जो हमने तरीका डिस्कस किया है, और हिंदुस्तान में हमको फ़ख्र होना चाहिए कि जो हमने तरीका ढूँढा वो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए, आई मीन उन सबके लोगों को हित में रखने के लिए उन्होंने, हम लोगों ने ऐसी चीज़ बनाई, और बहुत ही ब्रेव और रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया। तो ये एक क्रांतिकारी संविधान होने का एक, हम सब लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल सौरभ और 75 साल होने आए तब भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। हाँ, हाँ। कई कई सारे राज्यों में मैंने तो इसके ऊपर स्टडी भी की थी। हुँ, एशिया के जितने भी राज्य बने पिछले 100 सालों में नए, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के बाद जितने भी गठित हुए हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है? मतलब कितने संविधान बने हैं उनके। तो हुँ, हुँ, भारत बहुत आउटलायर है, ऐसे गिने-चुने ही देश है जिनमें एक संविधान है। बाकी यहाँ पे तो इतनी उथल-पुथल हुई है कि अलग-अलग संविधान, कभी-कभी तो पूरा का पूरा राज्य ही बदल गया। तो हाँ। वो सब नहीं हुआ और भारत एकजुट रहा है, तो इसके लिए हमारे संविधान को बहुत-बहुत बड़ा श्रेय जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। हाँ, अब अंत में और एक सिर्फ एशिया में ही नहीं प्रणय, मतलब इवन हुँ। फ्रांस जैसा देश भी जो है, उनके भी कुछ 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, कि मेनी रिपब्लिक्स ऑफ फ्रांस, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो सौरभ एक सवाल जो आप बात कर रहे थे, ये जो हुकूक और कर्तव्य है, हुँ, मतलब कि अधिकार हम कई बार आता है अभी किसी राजनीतिज्ञ ने भी हालिया बात की थी इसके बारे में कि जो हमारे अधिकार हैं, वो उस पर निर्भर करते हैं कि हम अपने कर्तव्य किस तरीके से निभाते हैं। तो हुँ। एक गणतंत्र क्या कहता है इस बारे में? मतलब एकदम ही जिसको कहते हैं ना, फालतू का स्टेटमेंट, ठीक है? अधिकार नागरिकों के होते हैं और कर्तव्य राष्ट्र का है, उनके प्रति। हुँ, हुँ, नागरिकों के कोई तो एक एक बेसिक्स है जिसको कहते हैं, एक स्टेट का एक हमारा एक पैक्ट होता है कि भाई हर नागरिक जो रह रहा है, हम लोग क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहने को रेडी ही हो रहे हैं? क्योंकि आप सब अपने कुछ अधिकार छोड़ के स्टेट को देते हैं। हुँ, बदले में आपको कुछ मिलता है स्टेट से, राइट्स। ये एक बेसिक स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो जो हक हैं, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी, एक तो हमको सोचना भी चाहिए कब आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारी 42वीं अमेंडमेंट 1977 में इमरजेंसी के टाइम में एक डिक्टेटर ने करी, उसको हम आज याद कर रहे हैं। हुँ, एक तो एक बड़ी गलती है कि वो 42वीं अमेंडमेंट को हमको खारिज करना चाहिए। सारी उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उनको निकाल के फेंकना चाहिए, वो अत्याचार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है? हुँ। तो ये तो एक एक तो किया नहीं है, हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों ने, सब लोगों की मिली-भगत ही रहती है, मतलब इमरजेंसी के टाइम में जो चीज़ें हैं उनको तो नकारना चाहिए था ना, वो तो हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट ही नहीं होने चाहिए।
तो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने 3-4 साल मिल करके ये चीजें करी, उन्होंने नहीं सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक डिक्टेटर ने उसको अंदर डाला, उसको, और आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैसे? और ये कोई, हम मतलब भारत के जो लोग हैं, उन लोगों को एक और भी लगता है कि बाकी जगह चलेगा, हिंदुस्तान के लोग कोई कम है क्या किसी से? तो ये चीज आज सुन के तो मुझे इतना खराब लगता है कि 1947 में लोग बोलते थे अरे हिंदुस्तान के लोगों को तो वोट देना इनका हक ही नहीं होना चाहिए, ये लोग इस लायक नहीं है। और आज भी कुछ लोगों के मुंह से ऐसा सुनते हैं, अरे ये लोग जो है हकों के लायक नहीं है, इनसे सिर्फ काम कराओ। तो ये जो आप ऐसे जो फंडामेंटल ड्यूटी का क्या मतलब है? मतलब आपको एक जबरदस्ती की ड्यूटी लगा रहे हो, ये तो बहुत ही अजीब तरीके का फिर रिलेशनशिप हो जाएगा, जहां पे आप नागरिकों पे आप कुछ मॉरल ड्यूटी डाल सकते हो। और यही एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसे धर्म में और राष्ट्र में क्या फर्क होता है? धर्म आप पे सिर्फ ड्यूटी डालता है, धर्म आपको कुछ देता वेता नहीं है, प्रॉमिस देता है मरने के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है? पर आपके पास खूब सारी ड्यूटी होती है, आपको करनी चाहिए जो। पर धर्म से भी कुछ मिलता है कुछ लोगों को वो भी बात है, और मैं कह रहा हूँ उसका अपना स्थान है समाज में, कि उसका अपना स्थान है समाज में, कि भाई आप लोगों पे एक जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि अच्छे काम करने चाहिए वगैरह, वो ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में डालते हो, तो लोग, अब जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की कि आपको मिले। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी डाल दो, मतलब क्या आप हर सिटीजन के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे कि आप करो? आप तो नौकर बना रहे हो हर, हाँ, यानी कि गुलामी का देश बनाने चाहते हैं क्या हम? कि सारे के सारे जो लोग हैं, हम कोई चींटियों की कॉलोनी है कि एक कोई बीच में और सारी की सारी चींटियां कॉलोनी के लिए काम करती हैं? हम इंसान है भाई, और ये इंसानों की रिपब्लिक है। तो मेरा नहीं, तो बहुत बहुत खून सही खौलता है ये सब सुन के। नहीं, सुन के पता पड़ रहा है मुझे लेकिन वही है कि जो कर्तव्य है वो मतलब हमारे जो अधिकार हैं वो कर्तव्यों पे निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश के प्रति या संविधान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है या नहीं करना चाहिए, पर लेकिन वो हमारे एक गणतंत्र में उसकी इस तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं है कि तुम्हें उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने तुम कर्तव्य निभाओगे। जब हम लोगों ने वो गणतंत्र बनाया, तभी से सब भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार मिल गए, बस वही है, पूर्ण विराम। हाँ, और वो अधिकार हरेक के हैं, चाहे वो इंसान किसी की भाषा में एंटी नेशनल हो, कुछ हो, ठीक है? वो चाहे आलसी हो, चाहे वो अपने देश को नापसंद करता हो, पसंद करता, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कुछ तो अधिकार आप गैर भारतीय हैं तो भी आपको मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मामले में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में हैं, नागरिक नहीं भी हैं, तो भी आपको वो हक है। तो वो हकों के लिए आपको कोई, और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि भाई आप लोगों को अच्छी तरह से रहना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें होती हैं वो सीरियस मैटर है भाई, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसलिए जब बड़े राजनेता खासकर जो इतने बड़े पद पे हैं वो ऐसी चीज कहते हैं, तो सही में खून जरा थोड़ा सा ज्यादा उबलने लगता है। बिल्कुल। ठीक है सौरभ, आपकी जो 2 लिस्ट है, आपने बताया कि एक तो प्रिएम्बल को पढ़ा जाए, और उसके लिए भी हमारे पास एक सुझाव है। हमने प्रयत्न किया था कि सरल हिंदी में इसका एक उच्चारण किया जाए, तो हम लोग उसकी भी लिंक शेयर करेंगे। अगर आपको हिंदी में जो संविधान का मुखड़ा है थोड़ा पेचीदा लगता है, तो हम लोगों ने कोशिश की है आम हिंदी में उसका परिवर्तन करने की, तो वो है। और दूसरा आपने कहा कि जो संविधान है एक डॉक्यूमेंट्री बहुत ही बढ़िया, उसे भी पढ़ना चाहिए। हाँ, वो बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया श्याम बेनेगल जी ने बनाई है। 10 एपिसोड की है, लेकिन उसके संक्षिप्त एपिसोड्स भी हैं, तो आप छोटे में देखना चाहें तो छोटे में देख लीजिए, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन है कि संविधान बना कैसे और उसके पीछे क्या-क्या डिस्कशंस वगैरह हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया। और मैं इसमें एक अंत में एक और जोड़ना चाहूँगा, अगर आपको समय मिले तो रोहित डे की जो किताब है पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ज़रूर पढ़ें। उसे किंडल पे डाउनलोड कीजिए या और फिजिकल कॉपी खरीदिए, लेकिन वो किताब बहुत अच्छी है क्योंकि वो बताती है कि किस तरीके से एक बार संविधान बनने के बाद आम नागरिकों ने संविधान में जो प्रिंसिपल्स हैं उनका उपयोग करके अपने अधिकार छीन लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये संविधान का जो प्रोजेक्ट था, इसका असर सिर्फ अमीर लोगों पर और पढ़े-लिखे लोगों पर नहीं था। आम नागरिकों का जो हमारे राज्य से रिश्ता था,
वो फंडामेंटल तौर पे बदल गया। तो इसीलिए वो किताब वर्णन करती है 3-4 ऐसे केसेस का, तो ज़रूर जाके पढ़िए, आपको पता पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना महान प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। इसी बात पर अंत करते हैं इस पुलियाबाज़ी एक सवाल का। बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और हमारे यूट्यूब चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। बताते रहिए हमें आपको ये हमारी जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे लग रही है। शुक्रिया। शुक्रिया।